ऑलराइट, सो एज ए सेड के अच्छा, हम एक वैसे चीज़ छोड़ चुके हैं बाय द वे, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में हो तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये हमने छोड़ दिए और वी कैन डू इट टू। और उसके बाद दो तीन चीज़ें हैं, बल्कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, अब ज़ाहिर है सारी बारी बारी करनी है। कैन यू सी दिस कि जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये चीज़ अपनी पोजीशन पे स्टिक है, ये हिल नहीं रही, और ये जो ऊपर इसका सारा हेडर है वो भी सारा का सारा क्या है, अपनी जगह पे स्टिक है, वो भी मूव नहीं कर रहा। ये पोजीशन की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इनको भी क्लियर करेंगे और इनको इम्प्लीमेंट करेंगे बाकायदा कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हम पहले अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, अच्छा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो काम है, एक तो ये बार ऐसे बनी हुई है, दूसरा इसके ये क्लिकेबल एरिया भी है। ये जितने भी क्लिक्स है ना, जैसे इस पर क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन ओपन होता है, इस पर क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन होता है, ये जितनी, इसको हम कहते हैं इंटरैक्टिविटी। तो पेज की इंटरैक्टिविटी पॉसिबल होगी जावास्क्रिप्ट के साथ, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो इसलिए जितने भी इंटरैक्टिव बिहेवियर हैं इस पेज के ऊपर, वो हम अभी नहीं करेंगे जब तक हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली विल बी बैक। लेकिन एटलीस्ट ये डिज़ाइन तो यहाँ पे मौजूद है और ये हमारे पास बना हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा आइकन्स, तो पहले हम थोड़ी बहुत सफाई मुहिम शुरू करते हैं और फिर हम जो चीज़ें मिसिंग हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज़, सबसे पहले हम इस सर्च बॉक्स को देख लेते हैं। सर्च बॉक्स में अच्छा, नॉर्मली हमने HTML के जो एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेआउट एलिमेंट्स पढ़े हैं। लेआउट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे डिव है, हेडर फुटर है, साइड है, मेन है। फिर टेक्सचुअल एलिमेंट्स पढ़े हैं, हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्ट है, ULLI है, टेबल है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स दो तरह के हैं, या तो वो लेआउट एलिमेंट्स हैं जो लेआउट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, या टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं जो टेक्स्ट या इमेज को पेज पे शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे लेक्चर, वो शुरू करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स के साथ। अच्छा, फॉर्म एलिमेंट्स क्या होते हैं? अक्सर आपने वेब पेज पे देखा होगा, जैसे ये गूगल है, हमारा जो पेज है, अभी तक इस पेज में कहीं भी आप यूजर से इनपुट नहीं ले सकते। अभी तक हमारे पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? प्रेजेंटेशनल एलिमेंट्स हैं, विजुअल एलिमेंट्स हैं, जिनको सिर्फ आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के साथ आप किसी भी एलिमेंट के थ्रू इनपुट देना चाहें, जैसे अक्सर वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, लॉगिन का पेज होता है, साइन अप का पेज होता है, इस तरह सर्च का बॉक्स हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट्स जो यूज़र से इनपुट लेते हों, उनको हम कहते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स या इनपुट एलिमेंट्स, दोनों नाम इनके वैलिड है। तो इनपुट एलिमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ facebook.com, फेसबुक का लॉगिन पेज कर लें ओपन, तो ये और ये दोनों क्या, बेसिकली इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा, मैंने कहा ना कि जेनेरिकली जो भी एलिमेंट यूजर से इनपुट लेने के इस्तेमाल होगा उसे या इनपुट एलिमेंट कहेंगे या फॉर्म एलिमेंट कहेंगे। अब फॉर्म एलिमेंट या इनपुट एलिमेंट की बहुत सारी टाइप्स हैं। ऐसे एलिमेंट जो यूजर से टेक्स्ट कलेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस या टेक्स्ट फील्ड्स। तो हम कोई एक नाम ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड। ठीक हो गया? तो ये दोनों क्या है, यूजर से टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लेती है, तो हम क्या कहेंगे? टेक्स्ट फील्ड। इनमें भी अब दो वेरिएशंस हैं, ये नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट लेगी, और अगर इसमें हम कोई चीज़ टाइप करेंगे तो ये क्या लेगी? वो कैरेक्टर्स को हिडन कर देगी। ठीक, ये बटन यूजर से ऐसा टेक्सचुअल इनपुट तो नहीं लेता, लेकिन जब यूजर माउस से बटन क्लिक करता है तो यूजर का क्लिक करना भी एक इनपुट है। तो ये बटन भी क्या हुआ? बेसिकली फॉर्म एलिमेंट है। ये बटन भी क्या हुआ? बेसिकली फॉर्म एलिमेंट है। अब अगर मैं इस पे जाऊं दूसरे फॉर्म पे, तो ये तो वही टेक्सचुअल एलिमेंट, ये भी टेक्स्ट एलिमेंट, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, ये चेंज है। इसको हम कहते हैं सेलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन। अभी ये ड्रॉप अप हो रहा है, लेकिन नॉर्मली इसको क्या कहते हैं? सेलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन में फर्क है, फिलहाल आप इसको क्या कह लें? सेलेक्ट बॉक्स कह लें। ये भी सेलेक्ट बॉक्स, ये भी सेलेक्ट बॉक्स। उसके बाद ये आता है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों और आप मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एक वक्त में अलाउ करें सेलेक्ट करना, तो इस केस में, यानी इस केस में इस चीज को हम कहते हैं रेडियो बटन। दो केसेस हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और यूजर को आप मल्टीपल ऑप्शंस बैक वक्त सेलेक्ट करने अलाउ करें, तो उस केस में वो रेडियो बटन नहीं होगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा?
चेक बॉक्स कहलाएगा। मैं सब क्रिएट करके दिखाऊंगा, सिर्फ नाम याद रख लें। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो बटन। रेडियो बटन मल्टीपल चॉइसेस में से एक वक्त में एक चॉइस सेलेक्ट करना अलाउ करता है, और ये फिर बटन हो गया। तो आपने कितने तरह के इनपुट एलिमेंट्स देख लिए? इनपुट एलिमेंट टेक्स्ट, इनपुट एलिमेंट पासवर्ड, इनपुट एलिमेंट सेलेक्ट बॉक्स, इनपुट एलिमेंट रेडियो बटन। ठीक, लेट्स सी बाकी कौन कौन से हैं, जरा खुद क्रिएट करके देखते हैं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए? बेसिकली टेक्स्ट एलिमेंट, फिर यहाँ पे क्या चाहिए? बटन। ये भी बटन है, तो ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये इनपुट एलिमेंट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम वापस इस पे आते हैं अपने उसी लेआउट पे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इस पेज पे, और यहाँ बिल्कुल बॉटम पे जहाँ फुटर के अंदर, फॉर द टाइम बीइंग, मैं बाद में इसको हटा दूंगा सिर्फ टेस्ट के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी BR टैग का मतलब है लाइन ब्रेक, यानी जस्ट स्पेसिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ बहुत सारे BRs दे देता हूँ ताकि मेरे पास खाली स्पेस आ जाए, ब्लैंक। यहाँ पे मैं कुछ इनपुट एलिमेंट्स ट्राई करूँगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आपने इनपुट एलिमेंट बनाना हो तो आप क्या करेंगे? इनपुट। नॉर्मली इनपुट के साथ आपको पता है टैग के नाम के साथ जो भी एडिशनल डिटेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका इनपुट एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट होता है, विच इज टाइप टेक्स्ट। ये क्या करता है? अब मैं जब वहां पे वापस जाऊं, इसे रिफ्रेश करूं, तो आई शुड बी एबल टू सी, ये आ गया। मैं इसको इधर ढूंढ रहा हूं। तो लेट्स सी, ये जितनी स्पेस ऊपर क्रिएट की है इतनी ही स्पेस, सॉरी, हम नीचे भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पेज के काइंड ऑफ दरमियान में दिखे। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया? अब ये पहला एलिमेंट है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? यूजर अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट के तौर पे दे सकता है। अगर आप वो सर्च बॉक्स देखें तो वो कुछ इसी किस्म का बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसी इनपुट टाइप टेक्स्ट को सिर्फ बीच में चेंज करके पासवर्ड दे दूं, तो अब ये सिर्फ पासवर्ड देने से क्या होगा? ये तो उसी तरह रहेगा, लेकिन ये क्या होगा? हिडन कैरेक्टर दे देगा। तो दो तरह के इनपुट एलिमेंट्स पढ़ लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप। अगर मैं इसी इनपुट टाइप को यहां पे डेट दे दूं, तो अगर यूजर से आपने डेट लेनी हो तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह बना देता है। ठीक, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं इसी को यहां पे टाइम दे दूं, इनपुट टाइप टाइम, यूजर से टाइम भी तो ले सकते हैं आप किसी फॉर्म में, तो ये बेसिकली आपको 6:05 पे PM है, ये M है, ये टाइम ले दें। अगर आप इसी को कॉपी पेस्ट करके डेट टाइम लिख दें गालिबन, तो ये आपको डेट और टाइम का इकट्ठा एक ही बॉक्स बना देगा। डेट टाइम नहीं है तो आप डेट टाइम लोकल कर लें, तो ये आपको कुछ इस तरह से देगा, यानी ये डेट और टाइम के बॉक्सेस इकट्ठे दे देगा। अच्छा, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इनपुट एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? अभी तक एटलीस्ट जितने हमने देखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इन लाइन है। अगर इनको डिफरेंट लाइनों में शो करना हो तो क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। वेरी गुड। कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? इनपुट को क्लास नेम देने की जरूरत है या नहीं है? टैग नेम से भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा जितने भी इनपुट हैं सारों का डिस्प्ले क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। अब आपको पता है कि जैसे ये फेसबुक है ना, तो फेसबुक में या जहां भी आप कोई इनपुट एलिमेंट्स देखते हैं तो आप इनके अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, पासवर्ड और फोन नंबर। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें इसके अंदर तो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर नहीं, जिनके बाहर लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन कि यार ये पर्टिकुलर ये बॉक्स किसके लिए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस तरह डिम करके लिखी हो तो इसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? और अगर ये किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिखी हो तो इसे हम बोलते हैं लेबल। ठीक, तो इसी तरह जब आप इनपुट या इनपुट एलिमेंट्स बनाते हैं तो आप सबके साथ लेबल्स लिख दें या फिर प्लेस होल्डर लिख दें। मिसाल के तौर पे मेरा ये इनपुट बॉक्स है तो मैं इसको कहता हूं जी लेबल
और इस लेबल का ये फॉर हटा दें, वैसे फॉर का भी एक पर्पस है लेकिन चले, एंटर योर नेम। तो अब ये क्या होगा, एंटर योर नेम, और फिर ये किस काम के लिए है, नेम के लिए। तो नॉर्मली ये लेबल और इनपुट ये दोनों एक ही चीज से बिलोंग करते हैं, तो अक्सर ये होता है, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अक्सर ये होता है कि आप इन दोनों को एक पेरेंट में रख लें, क्योंकि लेबल और इनपुट दोनों का आपस में रिलेशन है ना, दोनों का आपस में ताल्लुक है कि ये लेबल इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए, तो जस्ट उनको क्या कर दें, एक डिव में रैप करके उनकी ग्रुपिंग कर दें। सॉरी, नहीं, लेबल पैराग्राफ का काम कर रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ पैराग्राफ, क्योंकि आप पैराग्राफ दें तो वो डिफॉल्ट प्रीसेट उठाता है और उसका पर्पस कुछ और है। लेकिन सर इन दोनों को ग्रुप में क्यों करेंगे? सॉरी, लेबल और इनपुट को सॉरी, इन दोनों को ग्रुप में क्यों करेंगे, लेबल और इनपुट क्यों करेंगे? अच्छा, वैसे ना करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब हमने फ्यूचर में इनको स्टाइल देना होगा और स्टाइलिंग के लिए हमें इन्हें मूव करना होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे मूव करना होगा, टॉप पे मूव करना होगा, बॉटम पे मूव करना होगा, दो के दरमियान स्पेसिंग देनी होगी। तो मुझे ये बताएं कि अकेले अकेले इनको कंट्रोल करना आसान है या दोनों को ग्रुप करके एक कंटेनर को मूव करेंगे तो ये दोनों मूव कर जाएंगे? तो जस्ट कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड, जब भी आप दो या दो से ज्यादा सिमिलर चीजें हो तो उनको हमने अक्सर पहले भी ग्रुप किया है। मिसाल के तौर पे हमने कल लिस्ट बनाई थी, तो मैंने कहा था जी कि हम उसे ULLI क्यों चूज किया था, क्योंकि वो पहले से ग्रुपिंग हुई हुई है। मैंने साथ ही ये भी कहा था कि हम इसी काम को डिव के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है बट मुश्किल होगा। तो जस्ट फॉर द बेटर मैनेजमेंट, देखें अगर मैं इसको ग्रुप नहीं भी करता, ये ग्रुप नहीं है ना, ये लेबल है और ये इसके साथ टेक्स्ट फील्ड है। मैं सारों के लेबल पहले बना देता हूं फिर आपको बताता हूं। इसका लेबल है फॉर एग्जांपल दैट्स गोइंग टू बी फॉर द पासवर्ड। इसका मैं कहता हूं जी कि लेबल है और इसके लेबल को मैं कह देता हूं जी दैट इज फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसी तरह इसको मैं कह लेता हूं जी कि टाइम किसके लिए लें, अपॉइंटमेंट टाइम। फॉर एग्जांपल कोई बंदा फॉर्म के जरिए आपसे अपॉइंटमेंट ले रहा है, ठीक है, इसे कह दें अपॉइंटमेंट डेट कह लें, डेट ऑफ बर्थ के बजाय। और इसको कह लें, अब चूंकि ये सेम चीज़ है तो इसको आप रिमूव कर दें, वैसे आपको पता है कि ये होना चाहिए, ये हो सकता है। तो अब दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मैंने ग्रुप किसी को भी नहीं किया, ग्रुप किसी को भी नहीं किया, लेकिन अब जब मुझे इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे मुझे ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा, अगर ग्रुप नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स को अलग से लेफ्ट मार्जिन दूंगा और लेबल को अलग से मार्जिन दूंगा। सिर्फ यही नहीं, अगर मुझे टॉप से पैडिंग चाहिए तो फिर क्या करूंगा, दोनों को अलग अलग देनी पड़ेगी। अगर मुझे बॉटम से कुछ करना है, लेफ्ट से कुछ करना है, तो यार अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं, इनका कोई ताल्लुक, रिलेशनशिप है, तो इनको क्या कर दें आप, एक ही ग्रुप में डाल दें, ठीक, ताकि इनको कंट्रोल करना आसान हो। दैट्स द ओनली पर्पस, बाकी कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको भी कह देता हूं जी डिव दिस। ये इंडेंटेशन जरूर किया करें। इंडेंटेशन क्या होता है पता है, जो चाइल्ड है, देखिए वैसे भी वालिद और बच्चों में फर्क होता है ना, बच्चा एक लेवल नीचे होता है और अब्बा जी एक लेवल ऊपर होते हैं, तो फर्क रहना चाहिए तभी मुआशरा कायम रह सकता है। अगर बच्चे और अब्बा जी सेम हो जाए तो फिर काम खराब हो जाता है, ठीक, यस, इससे हायरार्की का पता लगता है। तो इंडेंटेशन में किसको बोल रहा हूँ, इंडेंट करना। ये देखिए अगर मैं यहां कर दूं ना तो ये पता ही नहीं लगेगा, ये एक ही लेवल पे शो हो रहे होंगे। तो जितने भी चाइल्ड होते हैं हम हमेशा चाइल्ड को एक लेवल इंडेंट करते हैं, यानी आप सिलेक्ट करके टैब दबाएंगे तो वो एक लेवल आगे हो जाएंगे। दैट्स अ गुड वे, गुड प्रैक्टिस। फॉर्मेटिंग, रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है। सो लेट्स डू इट अगेन। मैं वंस अगेन चाइल्ड को इंडेंट कर देता हूं, वंस अगेन दिस। तो ये हमारे क्या हो गए भाई, इनपुट एलिमेंट्स। अच्छा, ये बड़े लिमिटेड इनपुट एलिमेंट्स हैं, अभी जरा सारे कवर कर लेते हैं अगर बहस छिड़ी गई है तो।
अच्छा अब जरा देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टाइलिंग में जब तक हम खुद कोई स्टाइल देंगे नहीं, बिल्कुल एज इट इज शो हो रही है। लेकिन अब जब हम स्टाइल देंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, एटलीस्ट इक्वली मैनेज हो रहे होंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अच्छा अब हमने क्या करना है, मजीद कुछ इनपुट एलिमेंट्स देखते हैं। हमने यहां पे देखा था जी सिलेक्ट बॉक्स, ठीक। ये सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए, सिलेक्ट बॉक्स इसे सिलेक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट इन इट एंड यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ दोज ऑप्शंस। तो मैं यहां पे जाऊंगा, ये बनाने के लिए यहां पे मैं सिर्फ सेलेक्ट नाम से टैग दूंगा, सेलेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है, और इस सेलेक्ट के अंदर ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, मंथ के केस में 1 से लेकर 30 तक, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, हर एक नंबर या हर एक स्ट्रिंग या हर एक डिजिट क्या है, एक ऑप्शन। तो यहां पे जाएं आप, सेलेक्ट के अंदर क्या लिखें, ऑप्शन। कितनी ऑप्शन चाहिए आप उतनी बना लें कॉपी पेस्ट करके, 1 कह लें, 2 कह लें, 3 कह लें, 4 कह लें, 5 कह लें, 6 कह लें, 7 कह लें। और अब अगर वापस जाएं तो ये आ गया। तो अब आप इसको लेबल नहीं देंगे तो आप पहचानेंगे कैसे, तो लेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर एक फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स के साथ आप क्या लिखेंगे, लेबल लिखेंगे, क्योंकि लेबल लिखेंगे तो तभी आपको उसकी पहचान होगी। तो मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ लेबल लिख देता हूं जी, लेबल नॉट कैपिटल, और दैट्स गोना बी, कुछ भी लिख दें, डे लिख दें। अब ये तो शो हो गया, लेकिन जाहिर है इनको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब स्टाइलिंग देने के लिए पहले ये एहतियातन इनको एक पेरेंट में रख लें और चाइल्ड जो है उन दोनों को इंडेंट कर दें। गॉट इट। इसी तरह आप दूसरा सेलेक्ट बॉक्स बनाएं मंथ के लिए, तो आप इसे कर दें जी मंथ, और इसे कर लें जी जैन, फेब, मार्च वगैरह वगैरह पूरे कर लें। एंड इफ यू कम बैक, ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है इसका, ब्लॉक लेवल है। ठीक हो गया, क्या ब्लॉक है, सिलेक्ट ब्लॉक है। अगर सिलेक्ट ब्लॉक होता तो ये दोनों आमने सामने क्यों आते, देखें ये लेबल है और ये सिलेक्ट है, तो लेबल भी ब्लॉक नहीं है, सिलेक्ट भी ब्लॉक नहीं है, तो फिर क्या ब्लॉक है, नीचे क्यों है, डिव ब्लॉक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिव में पड़े हैं। बेसिक्स विल रिमेन सेम, बेसिक्स विल रिमेन सेम फॉर एवर। देखें ये एक अलग से डिव में है और ये एक अलग से डिव में है, तो लेबल और सेलेक्ट तो आमने सामने आ रहे हैं। जो लाइन ब्रेक हुई है वो किसकी वजह से हुई है, डिव की वजह से। तो इनको आमने सामने लाना, तो पता है ना आप कंट्रोल कैसे करते हैं, इनको फिर एक पेरेंट में रखेंगे दोनों डिव्स को, और उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे, तीनों चारों को जितने भी चाइल्ड होंगे वो सामने आमने आ जाएंगे। बहरहाल खैर वो स्टाइलिंग तो आपको पता है, हम मजीद भी उसको जिक्र करेंगे। तो आपको इनपुट बॉक्स भी पता लग गया, आपको पासवर्ड भी पता लग गया, आपको डेट भी पता लग गया, आपको डेट टाइम भी पता लग गया, आपको सिलेक्ट भी पता लग गया, रेडियो रहता है। सो अब हम चाहते हैं जी कि हमने जेंडर या सेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, मतलब आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, या कस्टम है, या अदर है। तो ऑब्वियसली एक वक्त में एक ही जेंडर हो सकता है, या मेल हो सकता है, या फीमेल हो सकता है, या कस्टम हो सकता है। तो बैक वक्त एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ चेक बॉक्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या पॉसिबल है, रेडियो बटन। अगर आपको एक ही वक्त, मिसाल के तौर पे आपकी हॉबीज़ हैं, तो आपकी हॉबीज़ एक ही वक्त में एक से ज़्यादा हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे यू प्ले क्रिकेट, यू रीड बुक्स, यू रीड पोइट्री, समथिंग लाइक दैट। 4 या 5 हॉबीज़ हैं, तो उन सारों को सेलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का कोई केस हो तो फिर आप 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, और 2 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, इनपुट अगेन, लेकिन इस इनपुट को आप टाइप टेक्स्ट के बजाय क्या देंगे, रेडियो। जब आप सिर्फ रेडियो देंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी जो साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आएगी, लेबल के थ्रू आएगी।
इसमें लेबल पहले के बजाय बाद में रखेंगे। अगर पहले रखेंगे तो वो रेडियो बटन से पहले लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। सो मैं यहाँ पे लगता हूँ जी कि फीमेल पहले या मेल पहले, हाँ वैसे ही लेडीज फर्स्ट होती हैं। तो पहले हमने यहाँ किया फीमेल, अब ये क्या प्रॉब्लम हुआ? नहीं ये देखें, ये और ये दोनों आपस में क्या आ गए, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, और ये ऊपर नीचे तो नहीं आने चाहिए। लेबल और इनपुट आपस में दोनों क्या है बेसिकली, ऊपर हमने देखा है कि लेबल क्या है, इनलाइन है, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे आप बताएं कि मुझे ये कंफर्म है कि ये इनपुट भी इनलाइन है और लेबल भी इनलाइन है बाय नेचर, लेकिन ये एक दूसरे के आमने सामने क्यों नहीं आए? इसलिए कि मैंने यहां कहा था जितने भी इनपुट्स हैं उनको क्या कर दो, तो फिर उसकी वजह से ये भी तो इनपुट है ना भाईजान, समझ आई बात? तो ये इसका मतलब है कि हमने ये काम यहां पे नहीं करना, तो फिर तो ये सारा कुछ ही सीधी लाइन में आ जाना चाहिए। यही तो आज के लेक्चर का शुरू ही इसी में हुआ था ना कि एक काम आप इंप्लीमेंट करें और बाद में आपको फील हो नहीं मुझे वो नहीं चाहिए ये चाहिए, डू दिस। तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि यू कैन नेवर टेल इन एडवांस कि व्हाट इज योर नीड, यू विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। एनीवेज, तो अब ये फीमेल आ गया, यानी ये लेबल और ये जो फीमेल का टेक्स्ट है ये दोनों आमने सामने आ गए। बिल्कुल इसी तरह इनको कंट्रोल करना है तो आप इनको भी क्या कर लें, डिव में रख लें। मैं अभी फिलहाल डिव में नहीं रख रहा, तो मैं दूसरा रख रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं। अब एक प्रॉब्लम आएगा आपको, जरा देखिएगा। मैंने कहा रेडियो बटन का पर्पस ये होता है कि एक वक्त में एक को सेलेक्ट होना चाहिए, जब दूसरा सेलेक्ट हो तो पहला वाला डिसेलेक्ट हो जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो बड़ा खराब काम हो गया, हालांकि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ तो देखें ये फीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और अगर मेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फीमेल डिसेलेक्ट हो जाएगा, और अगर फीमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो बटन बाय नेचर बाय डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि अगर एक सेलेक्ट हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाए। ये काम तब होगा जब आप इसको नेम की प्रॉपर्टी देंगे, नेम, और दोनों का नेम सेम रख दें, जेंडर, और यहां भी नेम जेंडर। एंड नाउ इफ यू गो तो यू विल सी इट, दिस इज व्हाट इज डूइंग। अब जितने भी रेडियो बटन्स बनाए सबका नाम सेम रखें, एक सेलेक्ट करेंगे दूसरा खुद ब खुद डिसेलेक्ट हो जाएगा, समझ आई बात? अब तीसरा भी बना ले बेशक, कोई मसला नहीं। नाम सेम रखेंगे और यहां पे क्या रखेंगे, कस्टम। सो नाउ ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे किसी ऑनलाइन टेस्ट में या ऑनलाइन वगैरह में, तो बिल्कुल आप 4 चॉइसेस होती हैं, आप एक वक्त में एक चॉइस होती है, एक को सेलेक्ट करेंगे दूसरी डिसेलेक्ट हो जाती है। बाज एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस बैक वक्त सेलेक्ट करना अलाउड होता है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा होता है यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अच्छा आपने नहीं देखा, मैंने तो बहुत सारे देखे। तो अगर ऐसा कोई केस हो तो फिर रेडियो बटन काम नहीं करेगा। आपने टेस्ट दिए कितने वैसे ऑनलाइन आज तक? दिया ही नहीं ना, तो फिर पता कैसे होगा? मुझसे पूछें जो जिंदगी गुजर गई है टेस्ट देते और लेते। एनीवेज, तो अब हमने अगला जो पढ़ना है वो है वंस अगेन दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस अगर एक ही वक्त में सेलेक्ट करने हो तो फिर रेडियो बटन की एप्लीकेशन नहीं है वहां पे फिर हम करेंगे चेक बॉक्स। वो अभी क्रिएट करता हूँ ना, फिर बताता हूँ क्रिएट करने के बाद। इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं बल्कि इसे क्या कहेंगे, चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स में क्या होगा, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो कैन यू सी दिस। अब ये चेक बॉक्स भी जाहिर है डिस्क्रिप्टिव होता है, इसके साथ कोई ना कोई लेबल तो होना चाहिए, तो चेक बॉक्स के बाद भी लेबल आए। मिसाल के तौर पे ये आता है जी हॉबीज़, तो मैं कहता हूँ जी कि मिसाल के तौर पे क्रिकेट, फिर आप इसको सेलेक्ट करके दूसरे को करें जी फिर फॉर एग्जांपल हॉकी, क्योंकि क्रिकेट तो वर्ल्ड कप की वजह से लोग गुस्से में हॉकी खेल रहे हैं आजकल। फिर आप इसको कह लें जी रीडिंग। तो अब आप देखें कि ये तो एक वक्त में एक ही सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन चेक बॉक्सेस एक वक्त में मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप रखेंगे ही 2 रेडियो बटन, जैसे यहाँ हमने 3 रखे ना, अगर 2 की रिक्वायरमेंट होती है तो 2 ही रखते हैं।
नहीं वो ऐसा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा कोई करना ना, यानी ये वो केस, ये जेनेरिक कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। आप जो केस बता रहे हैं ये ज़रा स्पेशल केस है जो कि बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा कोई भी केस हो जिसमें हम अपनी कस्टम लॉजिक इंप्लीमेंट करें तो हमें प्रोग्रामेटिकली ये काम करना पड़ेगा। प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू या किसी भी बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमें खुद उन रेडियो बटन्स या चेक बॉक्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा कि यूज़र सिर्फ 2 को चेक कर सके, 3 को चेक कर सके, 4 को चेक कर सके, 5 को चेक कर सके। ये वो बिहेवियर्स बता रहा हूँ जो डिफ़ॉल्ट पहले से एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ या HTML में एग्जिस्ट करते हैं। किसी और का सवाल यहाँ तक नहीं है? तो फॉर्म एलिमेंट्स, अच्छा अगली बात, कुछ रह गया? हाँ टेक्स्ट भी हो सकता है, गुड पॉइंट, टेक्स्ट भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है इनपुट टाइप SEARCH, सर्च भी हो सकता है। इसमें फ़र्क क्या हुआ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में और सर्च में? फ़र्क क्या हुआ? फॉर एग्जांपल सर्च हियर, अब ज़रा देखिएगा ये सर्च वाला बॉक्स है, इसमें देख रहे हैं एंड पे क्रॉस का बटन, इस पर क्लिक करेंगे सारा कुछ हट जाएगा। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में ये नहीं होता, ये फ़र्क है। तो इनपुट टाइप सर्च भी होता है। अच्छा और भी बहुत सारे इनपुट कंट्रोल्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक ही दिन में सारे याद करना आपके लिए मुश्किल होगा। जब जब जिसकी ज़रूरत होगी हम वो सारे बता पाएंगे। और अगर मैं ना बता पाऊँ या आपको अभी से क्यूरियोसिटी हो रही नहीं सर वो भी बताए ना जो आपने छुपाए हुए ठीक है, होता है ना ऐसे क्यूरियोसिटी, सर ने वो बता दिया जो सामने सामने आसान आसान दे। तो फिर आप पता है क्या करें, सिंपली यहाँ गूगल पे जाके लिखें इनपुट। मेजॉरिटी केसेस में आपको चेंज क्या करना होगा, सिर्फ टाइप। इनपुट इनपुट ही रहेगा, मेजॉरिटी केसेस में आपको क्या चेंज करना होगा, टाइप। और ये कौन कौन से इनपुट के टैग्स अवेलेबल हैं, लेट्स सी, ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ मिलेगी आपको। इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप कलर। हाँ कलर वाला इंटरेस्टिंग है, जरा देख लें। तो ये अब आपके ज़हन में ये ना रहे कि कुछ छुपा लिया मैंने, ठीक है। अब इनपुट टाइप कलर देखें तो दैट सीम्स इंटरेस्टिंग, यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी। हाँ आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी है और आप उस डिज़ाइनिंग के लिए कोई कलर सेलेक्ट करके सेव करना चाह रहे हैं तो आप कलर बॉक्स, कलर पैलेट लें, ठीक है। इसके अलावा मैं इसीलिए सारे बता नहीं रहा ना, फिर आप हर एक के बारे में पूछेंगे ये किस लिए, फिर सारों का मकसद बताना शुरू हो गया तो रात सारी इतनी ही है ठीक है। फिर देखिए इनपुट टाइप डेट बता चुका हूँ। ये बेसिकली आप ये जो कलर, क्योंकि कलर की ना डिफरेंट टाइप्स होती है, ये जो कलर देता है आपको ये RGB वैल्यू देता है। अगर आप चाहेंगे तो ये HSL वैल्यू भी देगा, अगर आप चाहेंगे तो ये हेक्साडेसिमल कोड भी देगा। तो बेसिकली VS कोड में ये सेव होता है। तो आप इस कलर पैलेट, इसको बेसिकली पैलेट बोलते हैं, इसको यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू, HSL वैल्यू। जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ उनको पता होगा HSL क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, CMY क्या होता है, RGB क्या होता है, ये सारे कलर वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अपनी मर्जी की कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब आगे जाएं, आगे चलें और आगे चल के देखें तो इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल हमने पढ़ लिया। ईमेल नहीं पढ़ा, ईमेल भी बड़ा सिंपल है। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि ये सिर्फ मेक श्योर करता है कि यूज़र ने वैलिड ईमेल एंटर की है। एनीथिंग इनवैलिड वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी अगर ईमेल इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि बीच में @ सिंबल ना हो, बीच में डॉट ना हो, तो ईमेल को इनवैलिड देता है। अदरवाइज दिखता ये भी बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, यहाँ आपको कुछ फील नहीं होगा। लेकिन जब आप बाद में सबमिट का बटन दबाएंगे, सबमिट का बटन क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो फिर ये कहेगा नहीं यार आप इसमें वैलिड ईमेल एंटर करें, सिंपल टेक्स्ट अलाउ नहीं है। फिर इनपुट टाइप फाइल, दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। आपने कोई इमेज चूज करना हो, अक्सर आपने देखा होगा अपलोड फाइल, तो आपको इनपुट टाइप फाइल कर देंगे तो ये आपको यूं अपलोडिंग का बटन देगा, आप यहाँ से इमेज चूज कर सकते हैं। करेक्ट। अब आप कहेंगे ये आगे इमेज जाएगा किधर, तो कहीं भी नहीं जाएगा भाई, क्योंकि इसकी बैकएंड इसकी बैकएंड आपको लिखनी पड़ेगी तब कहीं जाएगा, ये सिर्फ UI रिप्रेजेंटेशन है। एनीवेज, फिर इनपुट हिडन, हिडन का मतलब है कि वो नजर नहीं आएगा लेकिन मौजूद रहेगा। नहीं नहीं नहीं, पासवर्ड तो पासवर्ड ही है ना। हिडन का मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स नजर नहीं आएगा लेकिन वहाँ मौजूद होगा। कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुप के चोर दरवाजे से भेजनी हो कहीं पे ना, तो वो आप इनपुट टाइप हिडन डाल देते हैं। इनपुट टाइप इमेज, आप सिर्फ और सिर्फ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप मंथ, इनपुट टाइप नंबर। अच्छा
मंथ भी और नंबर भी सारे ट्राई कर लें खुद ही जाके घर में, मैंने तो बता दिया, रेंज रीसेट वगैरह 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 वगैरह। ठीक हो गया, तो अब कुछ छुपा नहीं रहा, सारे के सारे इनपुट्स हैं, समझ आइए बात। अब जरा एक और प्रॉब्लम देखते हैं, जब भी हमें कोई भी इनपुट एलिमेंट यूज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हमें कोई भी इनपुट एलिमेंट यूज करना है इन सारों में से, तो हमेशा हम उस इनपुट एलिमेंट को फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे, फॉर्म टैग के बाहर इनपुट एलिमेंट नहीं रखेंगे कभी भी। तो ये सारे के सारे इनपुट टैग्स हैं ना, इन सब को हमेशा हमने कहां रखना है, फॉर्म टैग के अंदर। हाँ, बहुत बड़ी वजह है इसकी, अभी बताता हूं। बड़ी वजह ये है कि आपने यहाँ एडमिशन लिया ना, आपने यहाँ आपको फॉर्म दिया गया होगा, आपने उस फॉर्म पे ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना CNIC, अपना एड्रेस, अपना CNIC, अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह 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 बला बला, पूरा फॉर्म भरा होगा। और वो फॉर्म भरने के बाद आपने जेब में तो नहीं डाला होगा ना, वो सबमिट करा दिया होगा। ठीक होगी बात, समझ आ गई बात। अब आप ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, आप सेम काम जो आप इधर फिजिकली पेपर पे कर रहे हैं वो सारा कुछ इसी तरह के फॉर्म पे कर रहे होंगे, और इस सारे फॉर्म पे करने के बाद सबसे एंड पे एक बटन होगा सबमिट या सेव का, उस पर क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म में जितना कुछ आपने भरा होगा वो सारा कुछ किधर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। समझ आई बात। फॉर्म का टैग इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्म का टैग सबमिशन को मेक श्योर करता है, अगर आप ये चीज़ें फॉर्म के टैग में नहीं रखेंगे तो कुछ भी सबमिट नहीं होगा। फॉर्म का टैग यूज इसलिए होता है कि आपने जितनी इंफॉर्मेशन यूजर से ली है, फॉर्म का टैग ही है जो उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करता है सर्वर पे। अगर फॉर्म का टैग ना हो तो सबमिट नहीं हो सकता। समझ आई बात। और अगर नहीं भी आई तो रट लें कि आपने कोई भी इनपुट एलिमेंट फॉर्म के बाहर यूज नहीं करना, फॉर्म के अंदर यूज करना। चाहे एक चाहे आधा कर लें, पाव कर लें, ठीक है, बस पक्का। अब जब आपने सारे इनपुट एलिमेंट्स फॉर्म के टैग के अंदर रखे हैं, आप ऐसे क्यों परेशान बैठे हुए, आप क्यों परेशान बैठे हुए, गुस्सा तो नहीं आ रहा मुझ पे आप, अच्छा ठीक। जब सारे के सारे फॉर्म एलिमेंट्स फॉर्म में रखें तो फॉर्म में एक सबमिट का बटन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उस पर क्लिक करेंगे तो सबमिट होगा ना भाई। तो फॉर्म में रख दिया सबको, सबसे आखिर में एक इनपुट टाइप सबमिट कर दें। समझ आ गई ये बात। अब जरा यहां पे जाएंगे और ये पूरे के पूरे फॉर्म में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे आप, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कब होगी, जब आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर ये सबमिट के बटन पे क्लिक होगी तो अब जरा देखा, मैंने कहा था ये ईमेल वाला टेक्स्ट बॉक्स तब काम करेगा जब सबमिट होगा। तो अब ये कह रहा है देखें, प्लीज इंक्लूड @ इसका मतलब वैलिड ईमेल एड्रेस उसको पता है, ये इनपुट टाइप ईमेल थी और ये बटन के बगैर ज़ाहिर है मैं दिखा भी नहीं सकता था। तो अब अगर मैं कहूँ .com तो अब कहेगा जी ठीक है, वो देखें सबमिट हो गया। अब नादरा में सबमिट गया कहीं नहीं है क्योंकि हमने पीछे वाली लॉजिक लिखी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सबमिट का ये पर्पज़ है कि जब आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेके सबमिट करेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर देगा या सबमिट कर देगा सर्वर पे। ये बेसिकली आपका फॉर्म के तमाम एलिमेंट्स है। पहली बात, फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इनपुट एलिमेंट्स हो सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, कलर पैलेट, ईमेल, डेट, डेट टाइम, डेट लोकल, फाइल, मंथ, URL, ईयर वगैरह वगैरह वगैरह, सारी इनपुट्स हैं। और अगर आपको कोई भूल जाए तो कोई बात नहीं, ये सारी लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है, यहाँ से देख के आप कर लें। ये सारी बातें या कहानियाँ सुनाने का मकसद पता है क्या था, बेसिकली सर्च बॉक्स बनाना। सो अब हम इन सारों को मिटा देते हैं और एक सर्च बॉक्स यहाँ बनाते हैं और उसकी स्टाइलिंग करते हैं, फिर हम मजीद इसी यूट्यूब को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये सारे बार बार आगे चल के भी कहीं काम आने थे तो मैंने कहा इसका रोला ही मुका देते हैं, एक ही दफ़ा सारे पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम, हाँ यस, दैट इज कॉल्ड अ प्लेस होल्डर। अगर आप ये जो मेरे मिसाल के तौर पे सर्च वाला ना, इनपुट टाइप सर्च, इसी के साथ स्पेस दे के आप लिख दें जी प्लेस होल्डर,
एंटर टू सर्च। तो अब आप इसके अंदर देखिएगा क्या लिखा है, एंटर टू सर्च। इसको करेंगे, कुछ लिखेंगे तो वो हट जाएगा और आपका टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। वापस हटाएंगे तो दैट्स इट, दैट्स अ प्लेस होल्डर। लेबल और प्लेस होल्डर दोनों का काम एक है, यूजर को गाइड करना कि ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए, किस काम के लिए, क्या चीज़ एंटर करनी। अब ये मिटा दूं, इजाज़त है? चले, या ये लिखा रहे, हमारा क्या बिगाड़ता है ये। हम वापस आते हैं ऊपर, और ऊपर ये जो दरमियान वाला है ना यूएल, इसके अंदर हम एल आई के अंदर क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। सर्च भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये सर्च इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमारे पास यूट्यूब में ये सर्च नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का बटन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हम इसके साथ ये बटन मिला के, लगा के, आइकन लगा के, जोड़ के, फिर बॉर्डर रेडियस देके स्टाइलिंग के साथ बिल्कुल ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। बट टू स्टार्ट इट विद, ये आ गया हमारा इनपुट। अब हम इस सर्च बॉक्स को उस तरह का बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक बटन है, जिस बटन के ऊपर मैग्नीफायर का आइकन है। तो पहले हम बटन बना लेते हैं, मैग्नीफायर का आइकन भी आ जाएगा। तो इसके साथ मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे इस एंकर, सॉरी किधर गया, हाँ यही है। इसके साथ मैं करता हूँ इनपुट और सबमिट, और ये अब इन दोनों का ये डिस्टेंस भी कम करना है, बाकी सारे मामलात करने हैं, इसके ऊपर आइकन लगाना है, वो सारा हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट सर्चिंग विद दिस। इसको मैं क्लास दे देता हूँ क्योंकि इसकी स्टाइलिंग करनी है, सर्च बॉक्स, और इसको आप यहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, और इसको आप दें जी width is going to be 150 पिक्सल्स। फर्क पड़ा नहीं पड़ा, 300 पिक्सल्स, यस अब फर्क पड़ा। थोड़ी सी और बढ़ा दें, 400 पिक्सल्स। अब आपको पता है कि हमारा वाला ये जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब YouTube का थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम या तो इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, हाइट इज़ गोना बी 40 पिक्सल्स, ठीक। या ये भी कर सकते हैं, या हम एक और काम, ये अब देखें ये जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट एज पे चला गया। और एक और चीज़ आपने नोट किया कि जब हमने इसकी हाइट बढ़ाई है तो ये ओवरऑल सारी चीज़ डिस्टर्ब हुई है। आप वाला पॉइंट अब हम उसको जाके फिक्स करेंगे, पहले वो ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो एक तरीका तो ये कि हमने इसको हाइट दे दी, तो ये कर्सर बिल्कुल लेफ्ट के साथ एज। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको हाइट ना दें, हम इसको दे दें पैडिंग, तो ये बेसिकली इनवर्ट पुश करेगा, ठीक। मैं कहता हूँ जी पैडिंग टॉप बॉटम से दे 12 पिक्सल्स, बल्कि सारी साइडों से 12 पिक्सल दे दे। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद इट। अब देख रहे हैं वो जो कर्सर बिल्कुल लेफ्ट एज के साथ था वो भी हट गया, दरमियान में आ गया, एंड दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग समवट क्लोजर टू दैट। अभी क्लोजर हुआ नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, किधर गया, अब हम करते हैं जी इसके बॉर्डर रेडियस। तो अब बजाय हम इसके कि वहां जाके प्रॉपर्टी बार बार अप्लाई करें, यहाँ आके रिफ्रेश करें, देखें, तो आसान काम ये नहीं है कि यहाँ सारे स्टाइल अप्लाई करके देख लें और एंड पे इसको कॉपी करके वहां जाके पेस्ट करें। भाईजान ये फ्लेक्स आइटम है ना, तो आपको पता नहीं कि फ्लेक्स आइटम एक को छेड़ें तो बाकी इफेक्ट होते हैं ना, तो होंगे ना, तो उनको जाके रीएडजस्ट करेंगे ना दोबारा से। ऐसा हो जाए तो फिर तो डिज़ाइनर के पास काम ही कोई ना बचे ना, फिर सारा काम खुद ही होता रहे। बीइंग वेब डिज़ाइनर आपको कुछ ना कुछ तरद्दुद तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो नाउ इफ़ वी गेट इट इन हेयर, इसको मैं कह देता हूँ जी कि BORDER बॉर्डर, यस, रेडियस 12 पिक्सल्स। 12 कम है, सो हम इसको दे देते हैं इतना, ठीक, काइंड ऑफ अराउंड हो गया। और हम इस पे जाके, अब ये जो दो दरमियान में फासला है वो किस वजह से है पता है आपको, ये दोनों का डिस्टेंस क्यों है?
बहुत समझदार हैं यार। ये दोनों अलग अलग यूआई एल आई में है ना, तो एल आई को लेफ्ट राइट मार्जिन नहीं दिया था हमने कल, आप इंस्पेक्ट में देख भी लें। एक ये एल आई और एक ये एल आई है, ये देख रहे हैं लेफ्ट राइट पे, और एक ये एल आई है उसके भी लेफ्ट राइट पे, है ना ऐसा। दूसरी बात, इसका जवाब कौन देगा भाई, इनका जवाब कौन देगा। यहाँ पे मार्जिन जीरो लिखा हुआ, कहाँ जीरो लिखा नजर आ रहा है भाई, तो इस पहले जीरो का मतलब क्या है, टॉप बॉटम, पहले जीरो का मतलब क्या है, टॉप बॉटम, इसकी बात कर रहे हैं ना आप। तो ये तो भाईजान कटा हुआ है ना, ओवरराइट हो रहा है, जिसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो इसका मतलब ये कटा हुआ है, ये ओवरराइट हो रहा है विद दिस वन। समझ आ रही है नहीं आ रही, ओके। तो अब एक काम है, काम ये है कि अगर आप यहां गौर से देखें तो ये वाला बटन अलग है, ये दो बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस एक ही हैं। समझ आई बात। तो हम वापस जाते हैं इधर, और इसको तो कहते हैं भाईजान तुसी ते अलग ही रहो, वखरे रहो सान, हमें इस एल आई में एक और चाहिए बटन, और ये बटन सबमिट वाला इधर आएगा, और जो माइक्रोफोन वाला बटन है मैं यहां लिख लेता हूं माइक्रोफोन, और ये इसके साथ जोड़ देता हूं। समझ आई क्या किया मैंने, उधर मैंने दूसरा बटन देना जो अलग से यहाँ ऐसे शो हो रहा है, ये वाला माइक्रोफोन शो हो रहा है, ये दो तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो इनको तो जोड़ के ही रखना है मुझे। अब मुझे यहाँ जाना है और इस बटन की भी स्टाइलिंग करनी है, और इसको जाके मुझे कहना है जी क्लास सर्च BTN, और हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है, हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, बट हम इसे कहेंगे जी कि हाइट इज गोइंग टू बी 40, या हाइट की जाए पैडिंग ही ना दे दें, और पैडिंग उतनी ही दें जितनी ऊपर दी है, 40 पिक्सेल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ऊप्स, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो ऊपर हमने ओए 12 दी थी मैंने, इसलिए कहा ये तो गड़बड़ी हो गई। ठीक होगी बात। अब हमने इनके साथ वो जो बॉर्डर रेडियस दिया था वो भी दे ही देते हैं। अब बॉर्डर रेडियस हर तरफ से नहीं देना, टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर रेडियस लेफ्ट से देना ना भाई, टॉप लेफ्ट और टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट, फिर इधर से बटन को साथ जोड़ के बटन को टॉप राइट और बॉटम राइट दे देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, बॉर्डर बॉर्डर टॉप लेफ्ट, सॉरी बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 30 पिक्सेल्स। ठीक, फिर इसी तरह बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30 पिक्सेल्स, फिर इस बटन को शो कर, इस बटन को छेड़ना है, और इसको हमने ये करना है बॉर्डर बॉटम राइट, और इसको भी हमने करना है राइट, एंड नाउ इफ वी गो अहेड विद दिस वन, अब हमने इनके फासले ख़त्म करने हैं, और हमारा काम जो है वो समवट सिमिलर हो जाएगा। फासले ख़त्म करने के लिए, सॉरी पता नहीं क्या है, वो इंस्पेक्ट करेंगे तो पता लगेगा। एक चीज़ तो इनका बॉर्डर हमें रिमूव करना है। अच्छा, एक काम करते हैं, बड़ा चालाकी वाला काम है, जो सर्च बॉक्स है बॉर्डर राइट 0,
चालाकी वाला काम हो गया ना। अब हम ये जो बैकग्राउंड ग्रे है ना, इस बैकग्राउंड का कलर सेम कर देंगे तो काइंड ऑफ एक का बॉर्डर रहने देंगे, दूसरे का बॉर्डर ख़त्म कर देंगे। वैसे हम इनको जोड़ भी सकते हैं, पता नहीं कैसे जोड़ सकते हैं, बट वी विल ट्राई कि हम इनको जोड़ लें किसी तरह। नहीं, पैडिंग तो इनसाइड अप्लाई होती है ना, इनसाइड अप्लाई होती है, बाहर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे पैडिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन पैडिंग का ताल्लुक इस दरमियान वाले गैप से तो है ही नहीं ना। पैडिंग तो इनसाइड अप्लाई होती है, दोनों के इनसाइड पे पैडिंग है। इसका हम कहें जी बॉर्डर लेफ्ट 0, ठीक हो गया। और अब हमने इन दोनों को मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? हम इंशाल्लाह इनको मिला लेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। बट दिस इज़ व्हाट जिसको हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम टुमारो, बिकॉज 4:42 इट्स टू मच। और हम ज़ाहिर है आज फॉर्म एलिमेंट्स पे हमने टाइम स्पेंड कर लिया, बट दैट्स गुड, हम ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखा तो है। कल हम डेडिकेटेडली पहले काम करेंगे आइकन्स पे, इन तमाम आइकन्स को लगा के, यहाँ भी आइकन को लगा के, फिर इस हेडर पार्ट को फिक्स करेंगे, नीचे मूव करेंगे। जो कल नहीं, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। लेकिन हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन पहले कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर होगी ना। तो कल की क्लास के लिए अभी तक तो मेरे ख्याल में कर लेते हैं कल 2 घंटे की क्लास, क्या ख्याल है?